25 जुलाई 2017 को पुलिस ने यमन के शहर एडन सिटी से केरला की नर्स नमीशा प्रिया और उनकी दोस्त हनान को गिरफ्तार किया। उन पर तलाल अब्दो मेहदी का खौफनाक कत्ल का इल्जाम था। खबर थी कि एक मलयाली नर्स ने अपने पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें एक वाटर टैंक में छुपा दिया। केरला में रहने वाले टॉमी थॉमस ने जब यह खबर सुनी तो उन्हें एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, क्योंकि न्यूज में जिस नमीशा प्रिया की बात हो रही थी वो तो उनकी वाइफ थी जो कि सालों से यमन में थी। थॉमस ने नमीशा से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और न्यूज में जो खबरें आ रही थी उन पे यकीन करना मुश्किल था। नमीशा के अरेस्ट के 1 साल बाद 2018 में यमन की कोर्ट ने नमीशा को दोषी डिक्लेयर कर 2020 में उसे मौत की सजा सुना दी। यमन में मौत की सजा गोली मार के दी जाती है। मुलजिम को उल्टा लेटा पीठ के बाएं साइड पर वहां गोली मारी जाती है जहां दिल हो। ढेरों कोशिशों के बाद भी नमीशा सालों से जेल में इंसाफ की उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 दिसंबर 2024 को 7 साल के स्ट्रगल के बाद यमन के प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी ने उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर नमीशा को 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुना दिया। Indian nurse is on the death row in Yemen. भारतीय महिला को यमन में मिलेगी फांसी की सजा। The Indian nurse who is on death row in Yemen. Government is extending all possible help in the matter. अब नमीशा का परिवार ब्लड मनी के जरिए नमीशा को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आखिर ब्लड मनी होता क्या है और ये तलाल अब्दो मेहदी कौन था, उसका नमीशा के साथ क्या कनेक्शन था और आखिर ऐसे क्या हालात बने जिसने नमीशा को एक नर्स से कातिल बना सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। चलिए नमीशा की कहानी शुरू से जानते हैं। नमीशा केरला के एक छोटे से गांव पलक्कड़ में एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप रोज का काम करके अपना घर चलाते थे। नमीशा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन घर के फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे नहीं थे कि वो आगे बढ़ पाए। तो उसके टैलेंट को देखते हुए लोकल चर्च ने उसकी स्कूलिंग और नर्सिंग डिप्लोमा का खर्चा उठाया। पर बदकिस्मती से नमीशा ने अपने स्कूल लिविंग एग्जाम्स क्लियर नहीं किए थे, जिस वजह से केरला में नर्सिंग की नौकरी मिलना मुश्किल हो रही थी। इसलिए 2008 में सिर्फ 19 साल की उम्र में नमीशा ने यमन जाने का फैसला किया। एक नए देश, एक नए सपने के साथ वो यमन चली गई। नमीशा का सिर्फ एक ही सपना था, अपनी और अपने परिवार की हालत सुधारना। यमन से निकलते वक्त उसने अपनी माँ से कहा था, हमारे बुरे दिन जल्दी खत्म होंगे। यमन की राजधानी सना के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नमीशा ने अपनी नर्सिंग की नौकरी शुरू की। अपनी मेहनत और लगन से उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी सैलरी से घर के हालात भी सुधरने लगे। 2011 में 23 साल की उम्र में नमीशा के परिवार ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया। नमीशा को वापस केरला बुलाया गया और उसकी शादी टॉमी थॉमस नाम के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से करा दी गई। शादी के 1 साल बाद 2012 में टॉमी भी नमीशा के साथ यमन चला गया, जहां दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। नमीशा वापस सना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करने लगी और टॉमी एक इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट की जॉब करने लगा। कुछ महीने बाद दिसंबर 2012 में उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आती है। उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। एक बेटी एक परिवार के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होती है, लेकिन साथ ही नई जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ने लगे। लो इनकम के साथ जिंदगी गुजारना दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। इसलिए अप्रैल 2014 में थॉमस ने फैसला किया कि वो अपने गांव केरला वापस लौट जाएंगे। वो अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ केरला वापस आए और ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नमीशा अपनी नर्सिंग की नौकरी यमन में ही करती रही, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट थी और अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था। फैमिली को वापस यमन लाने और फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए नमीशा ने सोचा, क्यों ना यमन में अपना एक मेडिकल क्लिनिक खोला जाए। नमीशा ने यह बात थॉमस से शेयर की और ये आइडिया दोनों को अच्छा लगा। लेकिन यमन में अगर कोई फॉरेनर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक यमनी सिटीजन को अपना पार्टनर बनाना जरूरी है। इस रूल के चलते नमीशा ने एक ऐसा गलत डिसीजन लिया जिसने नमीशा और उसके परिवार की जिंदगी पलट कर रख दी। 2014 में नमीशा ने बिजनेस पार्टनर के रूप में थॉमस को एक यमनी सिटीजन तलाल अब्दो मेहदी का नाम सजेस्ट किया। तलाल नमीशा के लिए अजनबी नहीं था। दोनों की मुलाकात तलाल की वाइफ की डिलीवरी के वक्त हुई थी और तब से उनके परिवार अच्छे दोस्त बन गए थे। तलाल का अपना बिजनेस और कपड़ों की दुकान भी थी और जब नमीशा ने उसके सामने क्लिनिक खोलने का प्रपोजल रखा तो तलाल तुरंत मान गया। तलाल के साथ बिजनेस शुरू करने की बात तो हुई थी, लेकिन जब ये बात नमीशा के अपने बॉस अब्दुल लतीफ़, जिसके प्राइवेट क्लिनिक में नमीशा काम करती थी, को पता चला कि नमीशा जॉब छोड़ अपना क्लिनिक खोलना चाहती है, तो अब्दुल लतीफ़ को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई।
वो काफ़ी गुस्सा हो गए क्योंकि नमीशा उनके हॉस्पिटल की वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय थी जिसे सब पसंद करते थे। पर नमीशा ने जब उन्हें अपनी मजबूरियों के बारे में बताया तो अब्दुल लतीफ़ ने खुद नमीशा के क्लिनिक में पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला किया 33% शेयर के बिना पे। अब नमीशा को तलाल से पैसे और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास पैसे जो कि थॉमस ने भी इंडिया से भेजे थे और पार्टनर अब्दुल लतीफ़ बन गया था। इसलिए नमीशा ने तलाल को पार्टनरशिप के लिए मना कर दिया। लेकिन तलाल, जो अब बिजनेस पार्टनर नहीं था, फिर भी क्लिनिक सेटअप करने में नमीशा की मदद करता। कभी वो सप्लाईज अरेंज करने में हेल्प करता, कभी लोगों को मैनेज करने में। तलाल नमीशा और थॉमस के लिए एक फैमिली मेंबर जैसा बन चुका था। आखिर 2014 में नमीशा और थॉमस का क्लिनिक खोलने का सपना पूरा हो गया, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। अगले साल जनवरी 2015 में नमीशा अपनी बेटी की बैप्टिज्म के लिए केरला आई और नमीशा ने तलाल को भी केरला अपने साथ बुला लिया, अपना देश, अपनी दुनिया दिखाने। तलाल की मेहमान नवाजी करने में थॉमस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर वो तलाल को अपना फैमिली का एक हिस्सा मानने लगे थे। तलाल थॉमस और नमीशा की जिंदगी के इतने करीब आ चुका था कि उसे घर की छोटी सी छोटी बातें तक मालूम थी। 1 महीने के स्टे के बाद 9 फरवरी 2015 को नमीशा और तलाल वापस यमन चले गए। क्लिनिक का काम बहुत अच्छे से चल रहा था और दिन का $1000 तक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था कि अचानक यमन में सिविल वार शुरू हो गई। हालात इतने ख़राब हो गए कि अगले 2 महीने में इंडियन गवर्नमेंट ने यमन से हज़ारों इंडियंस का एवैक्यूएशन करना पड़ा। लेकिन नमीशा उन चंद इंडियंस में से थी जिन्होंने यमन में ही रहने का फैसला किया। इसकी वजह ये थी कि नमीशा ने अपने नए क्लिनिक के सेटअप के लिए काफ़ी कर्ज ले रखा था और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो क्लिनिक छोड़कर वापस नहीं आना चाहती थी। ऊपर से सिविल वार के चलते इंडिया ने नए यमनीस के लिए वीज़ा अप्रूव करना बंद कर दिया था, जिस वजह से नमीशा का पति थॉमस भी अब यमन नहीं आ सकता था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि नमीशा यमन में तलाल के साथ थी जबकि उसका परिवार भारत में। यही वो पॉइंट था जहां से नमीशा की ज़िंदगी उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगी जो उसे फांसी के फंदे के करीब ले गई। तलाल क्लिनिक की इनकम देख उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसका मानना था कि जो पैसे क्लिनिक कमा रहा है उसमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि नमीशा का क्लिनिक सेट करने में उसने भी मदद की थी और इस वजह से वो क्लिनिक के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिजर्व करता है। तो धीरे धीरे तलाल क्लिनिक की डेली अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगा। फिर बिना नमीशा को पता चले तलाल ने ओनरशिप पेपर्स में अब्दुल लतीफ़ और नमीशा के साथ अपना नाम भी लिखवा लिया। इस घटियापन की हद तब हुई जब एक दिन नमीशा क्लिनिक मैनेजर के पास अपने पैसे लेने गई। मैनेजर ने कहा कि आपके पैसे तो हम तलाल को दे चुके हैं। नमीशा हैरान रह गई और जब इसकी वजह पूछी तो मैनेजर ने कहा क्योंकि तलाल आपका हस्बैंड है। ये सुन के नमीशा के होश उड़ गए। तलाल तो पहले से शादीशुदा था और नमीशा ने खुद उसकी वाइफ की डिलीवरी में मदद की थी। जब नमीशा ने तलाल से पूछा तो तलाल ने बड़े ही कैजुअली जवाब दिया कि यमन अब वही यमन नहीं रहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम एक यमनी नागरिक की वाइफ कहलाओ, और वैसे भी मैं तो कह रहा हूँ कि हम दोनों शादीशुदा हैं। गुस्से और परेशान होकर नमीशा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और तलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। लेकिन पुलिस नमीशा की बात पर एक्ट करने के बजाय दोनों को अशांति फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर काफ़ी दिनों तक जेल में डाल दिया। आखिर में तलाल के एक साथी ने पुलिस के सामने उनका शादी का सर्टिफिकेट रखा, जिसने ये सबूत दिया कि दोनों शादीशुदा हैं और ये सिर्फ एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट है। कोर्ट भी इस जाली सर्टिफिकेट को पहचान नहीं पाई और दोनों को रिहा कर दिया गया। लेकिन अगर शादी हुई नहीं थी तो ये शादी का सर्टिफिकेट आया कहाँ से? थॉमस के मुताबिक जब तलाल और नमीशा केरला गए थे, वहां तलाल ने छुपके से थॉमस और नमीशा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली और उस तस्वीर में अपना फोटो चिपकाकर एक नकली शादी का सर्टिफिकेट बना लिया, जिससे वो ये साबित कर सके कि नमीशा उसकी पत्नी है। इस इंसिडेंट के बाद तलाल नमीशा के जीवन में एक बुरे सपने की तरह छाया हुआ था और उसका हर दिन एक नई मुश्किल लेके आता। द न्यूज़ मिनट के एक आर्टिकल के मुताबिक तलाल नमीशा को अक्सर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करता और कभी कभी तो शराब के नशे में अपने दोस्तों को नमीशा के घर ले आता और नमीशा को ज़बरदस्ती उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता। ये सब नमीशा के लिए बहुत ही पेनफुल और बर्दाश्त से बाहर हो गया था, जिसमें वो हर रोज़ अपनी इज्जत और वजूद के लिए स्ट्रगल कर रही थी। नमीशा अपने घर वालों से बात करने के लिए हर रोज़ नई सिम कार्ड यूज़ करती, क्योंकि तलाल हर बार उसका सिम कार्ड तोड़ देता ताकि वो अपने घर वालों से बात करके अपने लिए घर वापस जाने का कोई रास्ता ना बना ले।
नमीशा की ज़िंदगी उस क्लिनिक की वजह से जहन्नम बन चुकी थी, लेकिन फिर भी नमीशा वहाँ से भागकर अपने देश, अपने घर केरला क्यों नहीं आ रही थी, जबकि उस क्लिनिक की कमाई भी तलाल ही हड़प लेता था। उसकी वजह ये थी कि तलाल ने नमीशा का पासपोर्ट अपने पास कहीं छुपा रखा था, जिसकी वजह से वो चाह के भी यमन नहीं छोड़ सकती थी। वो अक्सर पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायतें करती, जिसके चलते तलाल को कई बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उसे धमकाया गया, पीटा गया, लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी आदतों पे वापस आ जाता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर 2017 आ गया। तलाल और नमीशा के बीच की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि तलाल रोज़ाना पुलिस स्टेशन जाके नमीशा की कंप्लेंट्स के चलते सफाइयाँ देता, जिसके चलते पुलिस स्टेशन के वार्डन को नमीशा काफ़ी अच्छे से जान चुकी थी। नमीशा ने उसे अपना दर्द और तकलीफ़ें बताई और कहीं ना कहीं वार्डन को नमीशा के लिए कुछ सिंपैथी महसूस होने लगी। तो वार्डन ने नमीशा को एक सलाह दी कि तुम तलाल को छुपके से एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दो और जब वो बेहोश हो जाए हम उसे कहीं और ले जाकर उससे ज़बरदस्ती तुम्हारे पासपोर्ट का पता बुलवा लेंगे और फिर तुम अपने देश, अपनी फैमिली के पास वापस जा सकोगे। नमीशा ने वही किया। क्योंकि तलाल अक्सर नमीशा के घर में नशे की हालत में आया करता था, तो एक दिन मौका देख नमीशा ने उसे एक केटामाइन एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के बाद नमीशा को लगा कि तलाल गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तलाल को उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल होशो हवास में था। तो नमीशा को ये समझ आया कि क्योंकि तलाल एक ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए एक नॉर्मल एनेस्थेटिक डोज काफ़ी नहीं। तो अगली बार जुलाई 2017 को जब फिर से तलाल नमीशा के घर नशे की हालत में पड़ा हुआ था, नमीशा ने इस बार छुपके से पहले के मुकाबले हैवी सेडेटिव इंजेक्शन लगाया। कुछ देर में तलाल ज़मीन पर गिरा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। फिर अचानक उसकी चीखें और बॉडी की हरकत बंद हो गई। तो नमीशा ने डर के मारे जब उसका पल्स चेक किया तो उसे समझ आया कि तलाल अब मर चुका है। शायद सेडेटिव और ड्रग्स के रिएक्शन की वजह से तलाल की जान चली गई थी। नमीशा बहुत डर गई थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसकी सिर्फ यही नीयत थी कि वह तलाल से अपना पासपोर्ट निकाल सके, लेकिन अब अपनी मर्जी के बिना वो एक कातिल बन चुकी थी। नमीशा ने तुरंत अपनी दोस्त हनान को फ़ोन किया। हनान भी एक नर्स थी जो नमीशा के अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। हनान को नमीशा की ज़िंदगी के हर एक दर्द के बारे में पता था। वो तलाल के दिए गए टॉर्चर की गवाह थी। जब हनान को इस सब के बारे में पता चला तो वो भी दंग रह गई, लेकिन हनान ने नमीशा को संभाला और कहा कि उन्हें तलाल की बॉडी को जल्दी से कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। हनान ही थी जिसने तलाल की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट उन्हें एक पॉलीथीन बैग में पैक किया और घर के वाटर टैंक में छुपा दिया। इसके बाद नमीशा और हनान घर छोड़कर सना से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एडन सिटी में जा छुपे। पुलिस को उनके बारे में तब पता चला जब नमीशा के पड़ोसी ने वाटर टैंक से आने वाली बदबू की कंप्लेंट की। जब टैंक खोला गया तो उसमें उन्हें तलाल की बॉडी टुकड़ों में मिली। अगस्त 2017 में दोनों को सऊदी अरेबिया और यमन के बॉर्डर के पास पकड़ा गया। इस केस के बारे में सबसे बड़ी अफवाह जो हर न्यूज़ चैनल पर फैल गई थी वो ये थी कि कैसे केरला की एक नर्स ने अपने पति को टुकड़ों में काट कर मार दिया। जब ये खबर थॉमस तक पहुंची तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे। थॉमस और नमीशा ने एक दूसरे को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर पाए। नमीशा और हनान को सना सिटी के जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें अलग अलग सेल्स में रखा गया। जेल में कुछ दिन बाद नमीशा को एक बार फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली ताकि वह केरला में अपनी फैमिली से बात कर सके। नमीशा के लिए ये एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन सारे हालात उसके खिलाफ लग रहे थे। ट्रायल्स के दौरान नमीशा लगातार ये प्लीड करती रही कि उसका तलाल को मारने का कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ये सब कर रही थी। पर कोर्ट का ये कहना था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है। यमन की कोर्ट में नमीशा के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हुई वो एक तरह से बाइस्ड और अनफेयर थी और हर एक स्टेप पे ये लग रहा था कि फैसला पहले से ही उसके खिलाफ लिया जा चुका है। नमीशा खुद को अकेला महसूस कर रही थी और कोर्ट में अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट भी नहीं कर पाई। आखिरकार 2020 में हनान को उम्र कैद और नमीशा को डेथ सेंटेंस दिया गया और अब वो पिछले कुछ सालों से जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रही है। नमीशा ने अपनी डेथ सेंटेंस के खिलाफ यमन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपील की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन के प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी ने नमीशा की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर उसे 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुना दिया।
लेकिन अब हालात और उलझ चुके हैं। यमन एम्बेसी अब ये कह रही है कि नमीशा की मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट तो की थी, लेकिन फांसी के फैसले को अप्रूव नहीं किया था। इसका कारण ये है, जो इलाका जहां नमीशा का केस चल रहा है वो हूथीज के कंट्रोल में आता है और ये अथॉरिटीज ही इस केस से जुड़े हुए सारे डिसीजंस ले रही है। एक लंबी बैटल के बाद नमीशा की मां को अपनी बेटी से यमन जाकर मिलने की इजाज़त मिली। जब वो वहां गई तो मां और बेटी 11 साल बाद मिले, जो कि ऑब्वियसली दोनों के लिए एक बहुत ही इमोशनल पल था। अब नमीशा के पास फांसी से बचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है ब्लड मनी। अब सवाल ये है कि ब्लड मनी होता क्या है। शरिया लॉ के मुताबिक अगर किसी इंसान की गलती से या बिना किसी इरादे के जान ली गई हो तो विक्टिम के परिवार को हक होता है कि वो किलर को माफ़ कर दे। इसके बदले वो एक रकम कंपनसेशन के रूप में ले सकते हैं जो ब्लड मनी कहलाती है। लेकिन ये डिबेट का मुद्दा है कि क्या तलाल का परिवार इस ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर नमीशा को माफ़ करेगा। न्यूज़ और मीडिया में ब्लड मनी के अमाउंट को लेकर अलग अलग स्पेकुलेशंस चल रही हैं, लेकिन तलाल के परिवार से अब तक कोई भी ऑफिशियल अमाउंट का खुलासा नहीं हुआ है। नमीशा के लॉयर सुभाष चंद्रन का कहना है कि अब सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही कोई निगोशिएशन पॉसिबल है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि नमीशा को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ईरान ने भी नमीशा की जिंदगी बचाने के लिए मदद देने का वादा किया है। नमीशा के रिलीज के लिए काम कर रहे सपोर्टर्स तलाल के परिवार को दिए जाने वाले कंपनसेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जून 2024 तक नमीशा की आज़ादी के लिए $40,000 इकट्ठा किए गए थे, जिसमें से आधा अमाउंट सना में इंडियन एम्बेसी को ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन सितंबर 2024 से ये बातचीत पूरी तरह से अटक चुकी है। नमीशा का परिवार अब तक हिम्मत नहीं हारा है। उनके पति थॉमस को पूरी उम्मीद है कि नमीशा की जिंदगी जरूर बचा ली जाएगी। उनका सबसे बड़ा सपना ये है कि नमीशा अपनी 13 साल की बेटी से फिर से मिल सके, जो सालों से अपनी मां के बिना जी रही है। दूसरी तरफ नमीशा की मां प्रेमा जी जनवरी 2025 की शुरुआत तक सना में ही रुकी हुई हैं और तलाल के परिवार के साथ निगोशिएशंस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 9 महीने में प्रेमा जी सिर्फ 2 बार नमीशा से मिल पाई हैं, लेकिन उन छोटी छोटी मुलाकातों में भी उन्होंने अपनी बेटी के दिल में हिम्मत और उम्मीद जगाने की कोशिश की है। लेट्स होप एंड प्रे कि नमीशा अपने घर सही सलामत वापस आ जाए।